नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट हम लोगों ने डिटेल के साथ देख लिया था और उसके अलावा हम लोगों ने बायोलॉजी के एक पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं, बायोलॉजी के पार्ट 2 को हम लोग देखने वाले हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस इसमें जो लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम के लिए वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये सारा जो क्वेश्चन इसमें कराया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो आप इस डिस्कशन को ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन पे आप अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 50 क्वेश्चन देख लिया था, अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की सूचना। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना व प्रोटीन निर्माण पर नियंत्रक की भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और गोल्जी। तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एक तो है और प्रोटीन निर्माण पर नियंत्रक किसका होता है? तो ये जो है बेसिकली वो डीएनए पे होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण की पूरी जानकारी जो होती है एक कोशिका के केंद्रक में स्थित डीएनए अणु में निहित होती है और डीएनए का आप फुल फॉर्म जानते हैं, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, इसे ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और क्योंकि जो है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरित होती है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? तो आनुवांशिक पदार्थ किसको कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा आनुवांशिक पदार्थ जो है ये ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो डीएनए ही ट्रांसफर होता है। और जीन जो जानते हैं यह इकाई है, यह जो है आनुवांशिकता की इकाई है, यह आनुवांशिकता की इकाई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 53 है, हमारी कोशिका में डीएनए कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पतली व लंबी सूत्रनुमा संरचना बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या हरित लवक। तो डीएनए कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पतली लंबी नुमा जो संरचना बनाता है उसे गुणसूत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब आप अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो क्रोमोजोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। डीएनए से संबंधित ऑप्शन दे रखे हैं। जेम्स डेवी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1952-53 के दौरान डीएनए त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया था। डीएनए के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार एडानिन, गुआनिन, साइटिन और थायमिन होता है। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक व पादकों में हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत पूछ रहा है? तो गलत इसमें कौन सा है? तो वाटसन और क्रिक ने ही जो कि है डीएनए की त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया था, तो स्टेटमेंट सही है। और डीएनए की श्रृंखला को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये होता है ए के साथ टी होता है और जी के साथ सी होता है, ठीक है। और यही अगर थायमिन के जगह यूरोसिल आ जाए तो आरएनए का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक व पादपों में हरित लवकों में भी पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें सारे जो स्टेटमेंट सही है, तो गलत जो है कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। यह सिंगल स्टैंडर्ड संरचना युक्त होती है। इसमें क्षार यूरोसिल, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन। मैंने बताया था कि थायमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है तो वो आरएनए बनता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटीन निर्माण में सहायक की भूमिका यह निभाता है। तो आरएनए जो है प्रोटीन निर्माण में सहायक की भूमिका निभाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर हमारे आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में मुख्य भूमिका में होते हैं। तो आनुवांशिक गुण के निर्धारण में आरएनए नहीं होता बल्कि डीएनए होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है डी नंबर वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक मात्रा में मौजूद आरएनए है,
तो हमारे बॉडी में जो आरएनए में जो होता है, सबसे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए होता है? तो आरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए और एमआरएनए। तो बेसिकली इसमें जो होता है आरएनए जो होता है सबसे ज्यादा होता है, वो लगभग 80% होता है यह, ठीक है। और एमआरएनए जो होता है मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 57, सबसे कम अवधि का आरएनए है। तो सबसे कम अवधि का आरएनए कौन है? तो एमआरएनए जो है वो सबसे कम अवधि का आरएनए है, और ये जो है डीएनए से निर्माण होता है, इसलिए एमआरएनए कहते हैं, ये मैसेंजर के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप याद रखिएगा कि सबसे कम अवधि का आरएनए जो है एमआरएनए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से डीएनए का प्रारंभिक खोजकर्ता माने जाते हैं। तो डीएनए का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है जोहान फ्रेडरिक मिसर, विलियम अस्टबरी, वाटसन क्रिक, फ्रैंकलिन गार्लिन। तो ये जो है फ्रेडरिक मिसर जो है, ये है डीएनए के खोजकर्ता, प्रारंभिक खोजकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म ही है। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब साइटोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका द्रव्य, और ये होता है न्यूक्लियर मतलब हो गया केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी का एक से अधिक। तो कोशिकांग किस में रखता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रखता है, ठीक है, इसमें वो रहता है डीएनए, और हरित लवक में भी डीएनए है, गोल्जी का में नहीं है। तो एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। जिस पूर्ववर्ती कोशिका का विभाजन होता है उसे कहते हैं। तो प्रीवियस सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं मदर सेल, इसको बोलते हैं मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीवाणु, विषाणु तथा एक कोशिका वाले जीवों में कोशिका विभाजन होता है। तो इसमें कौन सा विभाजन होता है? आप जानते हैं कि जीवाणु और विषाणु होता है या फिर सिंगल कोशिका वाले होते हैं, उसमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री मतलब कि मायोटोसिस, ठीक। और समसूत्री विभाजन तो आप जानते हैं कि यह दैहिक विभाजन होता है, जो जैसे हमारे शरीर में जो घाव होता है वो भर जाता है, वो समसूत्री विभाजन के कारण ही भरता है। और दैहिक विभाजन जो होता है एक चरण का होता है। और अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं जनन कोशिका का निर्माण होता है, इससे जनन कोशिका, और ये जो है 2 चरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं, शुक्राणु व अंडाणु में होता है? तो हम लोग अभी देखें अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मायोसिस, और ये जानते हैं 2 चरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समसूत्री विभाजन, मायोसिस संदर्भ में कौन सा गलत है? यह विभाजन दैहिक विभाजन कोशिका में होता है। तो समसूत्री में तो दैहिक विभाजन होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यह विभाजन जनन कोशिका में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो ये स्टेटमेंट बी नंबर जो स्टेटमेंट गलत है। यह मदर सेल विभाजित होकर 2 डॉटर सेल बनाती है, सही है। यह विभाजन एक चरणीय होता है, बिल्कुल सही है। समसूत्री जो होता है एक चरणीय होता है, जबकि जनन कोशिका जो होता है वो 2 चरणीय होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही, तो बी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन का सबसे अंतिम अवस्था होता है। तो सबसे अंतिम अवस्था कौन सा होता है? इसमें 5 फेज होते हैं, तो सबसे लास्ट का जो फेज होता है टेलो फेज होता है। ये हेलो नहीं है, टेलो है, ये टेलो फेज होगा, ठीक है। तो ए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का कौन सा अपवाद है? किसमें जो है कोशिका सिद्धांत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट नहीं है? तो विषाणु में जो है वो नहीं होती है ये, क्योंकि यह पूरी तरह से कोशिका नहीं है, ये पूरी तरह से कोशिका नहीं है। आप जानते हैं कि विषाणु जो होता है जंतु और पादप के बीच का होता है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? तो केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन दे रखा है वसा, प्रोटीन, राइबोसोम, स्पिंडल तंतु या टर्कोरूपी तंतु। तो राइबोसोम का जो है केंद्रिका में संश्लेषण होता है। तो सिंथेसिस किसका होता है? राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका पंजर या कोशिका कंकाल आप जानते हैं किसको कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम,
अंतर प्रद्रव्य जालिका और गोल्जिकाय। तो ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश को हाथ में चोट लगी है जिससे उसका हाथ फट गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन उनके हाथों में घाव भरेगा? तो आप जानते हैं कि घाव भरने के लिए समसूत्री विभाजन का प्रयोग होता है और ये दही कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, जंतु की तुलना में पादपों में अधिक वृद्धि होती है क्योंकि उसका क्या कारण है? तो स्थायी उत्तक का होना, विभोज्योतक उत्तक का होना, अधिक गुणसूत्रों का होना और अपने स्थान पर स्थिर होना। तो ये जो बेसिकली होता है ये मेसोडर्मल बोलते हैं उसको, मेसोडर्मल टिश्यूज की वजह से होता है ये, मतलब विभोज्युक्तक उत्तक का होना है, इसीलिए जो है पेड़ पौधा जो जल्दी वृद्धि करते हैं जबकि जंतु कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में गलत युग्म कौन सा है? लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, ये बिल्कुल सही है। हरित लवक कोशिका का भोजनालय, ये भी सही है। गोल्जिकाय ट्रैफिक पुलिस सही है। राजधानी कोशिका का कचरापात तो लाइसोसोम हो गया ना, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 72 निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है? मतलब 70S और 80S किससे पाया जाएगा? तो आप जानते हैं राइबोसोम में पाया जाएगा। निम्नलिखित में किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? तो केंद्रक का अभाव किस में होता है? हम लोगों ने देखा था कि जो बैक्टीरिया थे उनमें जो है केंद्रक का अभाव था, है ना, और इसमें प्रोकैरियोटिक थे ये, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। तो ये जो है थायोबैसिलस और एनेविना जो है जीवाणु हैं और इसमें जो है केंद्रक का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं, सॉरी मैंने ऊपर बता दिया था गलत। यूग्लिना जो है पादप और जंतु के बीच का होता है ना, पादप व जंतु दोनों है यह, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यह सूर्य की अनुपस्थिति में परपोषी की तरह व्यवहार करता है। तो यूग्लिना के बारे में ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर, केंद्रक में मौजूद जालक या क्रोमैटिक धागा निम्न से किससे बना होता है? तो ये जो आप जानते हैं यह बेसिकली डीएनए का बना होता है, डीएनए का बना होता है क्रोमैटिक धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एपोप्टोसिस प्रक्रिया किस कोशिकांग के प्रभाव से संभव है? तो एपोप्टोसिस जो है यह लाइसोसोम के प्रभाव से यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को निश्चित स्वरूप दृढ़ता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका द्रव व केंद्रक दोनों मिलकर बनते हैं, तो क्या मिलकर बनते हैं? जीव द्रव्य बनते हैं। इसका जो खोज किया था पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिका है? तो प्रोकैरियोटिक का हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि जीवाणु है, 70S, आपको ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक में 70S, और वो है जीवाणु है। और जीवाणु, और इसमें हमने क्या बताया था प्रोकैरियोटिक वाले में कि इसमें केंद्रक का तो अभाव होता ही है, इसमें जो है केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था? जीवाणु, बैक्टीरिया हो ही गया। और इसका एग्जांपल कौन कौन सा देखा था? थायोबैसिलस और एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो कि, उत्तक जो है वो कोशिकाओं का समूह है जो कि संरचना में समान होते हैं, कार्यकी में समान होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं। तो ये जो बेसिकली हैं ये सारे में ही समान होते हैं, संरचना में भी समान होते हैं, कार्यकी में भी समान होते हैं। कार्यकी मतलब हो गया फंक्शन में भी ये समान होते हैं, और ये ओरिजिन वाइज भी समान होते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त से सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे आते हैं। उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। मार्सेलो मैलपिघी ने सबसे पहले उत्तकों के बारे में बताया था। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक कोशिकाओं के विशेष समूह होते हैं। हमारा रक्त उत्तक का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह जो है हमारा रक्त जो है वो एक संयोजी है, संयोजी और तरल उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी बाह्य त्वचा, स्किन व आंतरिक
अंगों की बाह्य परत किस प्रकार के ऊतक द्वारा बनी होती है? तो बाह्य त्वचा एपिथेलियल हम जानते हैं, एपिथेलियल। एपिथेलियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपकला बोलते हैं, उपकला ऊतक। तो स्किन स्किन जो होता है वो आंतरिक बाह्य का परत जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक महिला के चलने के दौरान सैंडल टूटने से पैर में मोच आ जाती है, इस दौरान किस प्रकार का ऊतक प्रभावी होता है? तो चूंकि ये अ, सैंड पैर में मोच आई है तो इसमें पेशीय ऊतक तो होगा, इस पे तो फर्क पड़ेगा ही, उसके अलावा संयोजी ऊतक पर भी फर्क पड़ेगा। तो ए और दो जो दोनों इसमें ऑप्शन होने चाहिए, तो एक और दो जो है सही है। ठीक, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतकों का उदाहरण नहीं है। संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अस्थि और उपास्थि, मतलब बोन और कार्टिलेज, इसका हो गया इंग्लिश बोन और कार्टिलेज। फिर रक्त और लसका, मतलब ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। और टेंडन हो गया, टेंडन एंड लिंगामेंट। और ये हो गया हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल एंड वॉलेंट्री मसल। तो ये जो है कौन सा इसमें जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो हृदय और ये नहीं है। अस्थि उपास्थि है, रक्त में तो होता ही है, टेंडन और लिगामेंट, ये तीनों जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जबकि डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत ऊतक कौन सा होती है तथा इसका निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो सबसे मजबूत ऊतक जो होती है वो हम लोग जानते हैं कि अस्थि ऊतक होती है, मतलब बोन, और CaPO4 होल्टोइस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 85 जो है, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटी हाथ स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार मतलब हो गया क्या? कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियल। फिर लाल नलिका घनाकार उपकला, श्वास नलिका स्तंभाकार पच्छाभी उपकला, और वायु कुपिका सल्की उपकला। तो ये जो है सारे स्टेटमेंट जो है ये सही है, कोई भी इसमें जो है गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिकाओं का समूह कहलाता, तो अब ऊतक कहलाता है, तो हम लोग पहले ही देख लिए। 87 है, विचार करें। रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है, तरल संयोजी ऊतक है। हृदय में विशिष्ट पेशी ऊतक पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारी पेशियां एपिथेलियल ऊतक का नहीं, एपिथेलियल नहीं बल्कि पेशीय ऊतक होता है ना, तभी तो ये मजबूत होता है हमारी पेशियां। तो स्टेटमेंट नंबर जो है 3 गलत है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो गलत 3 नंबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है? तो मस्तिष्क जो है वो बेसिकली जो बना होता है वो तंत्रिका ऊतक से बना होता है, मतलब नर्वस टिश्यू से। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एपिथेलियल तो हो गया उपकला, जो बाहरी परत हो गया, संयोजी हो गया ब्लड, और पेशीय तो हो गया आप जानते हैं मसल वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सुरक्षा कवच व घाव पूरक है, तो ये तो ठीक है, एपिथेलियल ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90 नंबर। निम्नलिखित युग्मों का ध्यान दीजिए तथा गलत युग्म का चयन कीजिए। हाथ की पेशी अनैच्छिक पेशी है, ये तो गलत है। जैसा हाथ को हम लोग जैसा मूवमेंट करना चाहते हैं वो तो मूवमेंट होता है, तो ये तो ऐच्छिक हो गया ना, अनैच्छिक कहाँ हुआ? ये जो हो गया ऐच्छिक हो गया। हृदय की पेशी कार्य प्रणाली अनैच्छिक, बिल्कुल सही है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फेफड़े की पेशी अनैच्छिक, ये भी सही है। पैरों की पेशी ऐच्छिक पेशी, तो ये सही है, सब सही है। ये जो ए ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो अस्थि आपस में मिलकर किस ऊतक को से जुड़ी होती है? तो दो अस्थि जब मिलेगी, मतलब जब दो बोन्स मिलेंगे ना, जब दो बोन्स मिलते हैं तो उसको कहा जाता है लिंगामेंट, लिगामेंट। ठीक है, और जब टेंडन कब मिलता है? टेंडन, आप इसको कमेंट में बताइए कि टेंडन किन दोनों चीजों को मिलाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सार्कोमियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सार्कोमियर का जो संबंध है वो बेसिकली पेशी से है, पेशी मतलब मसल। ठीक, 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। रेखित पेशी को अस्थि पेशी या ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। सेकंड है, अरेखित पेशी को चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी कहा। तो रेखित जो होता है मतलब स्ट्रेट, इसको आप स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं। स्ट्रेटेड मसल जो होता है स्केलेटल मसल कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और ऐच्छिक पेशी होता है, सही है।
और अरेखित मतलब अनस्टेटेड जो होता है वो जो होता है अनैच्छिक पेशी होता है। स्टेटमेंट सही है। ये ऐच्छिक अस्टेटेड और अनस्टेटेड जो हो गया अनैच्छिक। हृदय पेशी उत्तक बनावट के आधार पर रेखित व कार्य के आधार पर अरेखित जैसा कार्य करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इंटरस्टिशियम एक नया अंग है जो कि संयोजी उत्तक के स्थान पर आया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। 94 पर आते हैं। विभोज्योतक उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, मतलब असत्य है, यहाँ पे होना चाहिए असत्य। कौन सा कथन असत्य है? तो शीर्षस्थ उत्तक तने की लंबाई को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। पार्श्वस्थ उत्तक की तने की मोटाई बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्विष्ट उत्तक पादपों में फल फूल आदि के उत्पादन की भूमिका निभाता है। तो अंतर्विष्ट उत्तक जो होता है, इंटरकैलरी टिश्यू जो होता है वो पादप फल फूल आदि के उत्पादन में भूमिका निभाता है, ये स्टेटमेंट सही है। बीजोत्तक उत्तकों में कोशिका विभाजन नहीं है, कोशिका विभाजन नहीं है जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कोशिका विभाजन तो होता ही है। ठीक है। अस्थायी उत्तक में उसका विभाजन नहीं होता, जहां पे अस्थायी उत्तक होगा ना, अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है, ये तो अस्थायी है। तो ये जो डी नंबर स्टेटमेंट है वो गलत है। फ्लोएम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह जटिल संवहनीय उत्तक है, यह निर्जीव उत्तक है। निर्जीव नहीं है, यह सजीव उत्तक है ना। फ्लोएम जो है एक सजीव उत्तक है, तो बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। यह भोजन का संवहन करता है, सही है। दो दिशाओं अर्थात ऊपर और नीचे यात्रा करने में सक्षम है, तो बी नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए यदि हो तो। कोलेन कायमा यांत्रिका सहारा, कोलोरेन कायमा प्रकाश संश्लेषण, एक्लेरेन कायमा नारियल की ऊपरी छाल, पेरेन कायमा निर्जीव उत्तक। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट वो गलत है? तो पेरेन कायमा जो होता है, आप ध्यान रखिएगा, पेरेन कायमा जो है निर्जीव नहीं होता है बल्कि यह सजीव उत्तक होता है। यह जो होता है सजीव उत्तक होता है। ठीक है। एक्लेरेन कायमा जो है नारियल की ऊपरी छाल होता है और यह जो है निर्जीव उत्तक होता है। और ये जो है कोलोनेन कायमा जो होता है ये मृदु उत्तक यानी सॉफ्ट उत्तक है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97। निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव उत्तक है? उत्तक जो है निर्जीव है, तो जाइलम और फ्लोएम तो है वो फ्लेम तो जो था वो सजीव था, ये तो हमने ऊपर देख लिया। जाइलम और दृढ़ उत्तक जो है सलेरे कायमा जो है, सलेरन कायमा जो है यह निर्जीव उत्तक है। अभी हमने देखा सलेरन कायमा जो है निर्जीव उत्तक है और जाइलम जो है निर्जीव उत्तक, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलकुंभी व अन्य जलीय पौधे मुख्य रूप से पाए जाने वाला उत्तक है, तो इन जलकुंभी और जलीय पौधे में क्या कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो एरेन कायमा पाया जाता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एरेन कायमा यानी मृदु उत्तक। ये जो ऊपर हमने देखा ये एरेन कायमा जो था कहाँ गया? अच्छा, एरेन कायमा इसमें नहीं था। एरेन कायमा आप याद रखिएगा जलकुंभी और जलीय पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 99। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। जाइलम जल का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। पेरेन कायमा भोजन का निर्माण व संग्रहण करता है, ये भी सही है। शीर्षस्थ उत्तक फल व फूल का विकास व फलन करता है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। यह जो है शीर्षस्थ उत्तक जो है ना ये लंबाई बढ़ाता है, ये लंबाई बढ़ाता है, ना कि फल और फूल का विकास करता है। फल और फूल का विकास वाला हम लोग ने देखा था, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, अंतर्विष्ट उत्तक जो है वो फल और फूल के उत्पादन में भूमिका निभाता है। ये अंतर्विष्ट उत्तक आप इसको ध्यान रखिएगा। और अंतर्विष्ट उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर कैलरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक पेड़ की कई लंबी शाखाएं हैं जैसे बरगद आदि। वह उत्तक जो इतनी लंबी शाखाओं में पानी के पार्श्व तरीके से संचालन में मदद करता है वह है। तो आप जानते हैं बेसिकली बोल रहा है कि पौधे में जो है पानी का संचरण कौन करता है, पानी को कौन ले जाता है? तो आप जानते हैं कि फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ को ले जाता है, जबकि जाइलम वाहिका जो है वो जल को ले जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।